आफ्टरनून एवरीवन, आई एम योर मेंटर होस्ट संजय कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर को। जैसे कि आपको पता है, दिस इज द इनिशिएटिव बाय जीएसएन जीए विद संजय सर अंडर द सिविल गुरुकुल, जहाँ पर हम आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, बैंकिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटेटिव के लिए जीएस जैसे सब्जेक्ट, जीके जैसे सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से अवगत करा। एसएससी के लिए आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ में बैंकिंग अवेयरनेस के साथ में, करंट अफेयर के साथ में और अदर सब्जेक्ट के साथ। मीट से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्विज़ कराए जाते हैं। इस आप क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले 1 और 2 के करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है? तो आज 2 के जो रेस्ट करंट अफेयर बचे थे 2 तारीख के, तो हम लोग आगे थोड़ा-सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग 2 तारीख के पढ़ रहे थे, वो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर पाकिस्तान को रिसेंटली यहाँ पर जो है नॉन परमानेंट मेंबर में यहाँ पर 2 साल के लिए क्या मिला है भैया? नॉन परमानेंट मेंबर को यूएनएससी नेशनल, अगर यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल की बात करी जाए, तो उसमें मेंबर बने हैं। क्लियर है? जिसमें बात करी जाए सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, ये कंट्रीज भी रिसेंटली जुड़े हैं। क्लियर है, बोलो है ना? तो यहाँ पर कितने वोट से पाकिस्तान ने इसको प्राप्त किया है? 182 वोट्स के साथ में। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। साउंड करेक्ट है, साउंड आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है बल्कि। हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अभी। तो हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं, जरा यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है? तो सिक्योरिटी काउंसिल में 182 वोट्स के साथ में यहाँ पर आया है कौन? 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में पाकिस्तान। और यहाँ पर बात करोगे, इंडिया भी इसके पहले 8 टाइम्स यहाँ पर मेंबर बन चुका है। और यहाँ पर अभी इस बार जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर बात करी जाए तो सोमालिया से साउथ अफ्रीका, सोमालिया जो कि साउथ अफ्रीका ग्रुप को यहाँ पर लीड कर रहा है। पाकिस्तान एशियन पैसिफिक ग्रुप को लीड कर रहा है। पनामा जो कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ग्रुप को लीड कर रहा है। और डेनमार्क जो कि ग्रीस और यूरोपियन यहाँ पर ग्रुप को लीड कर रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, चलिए जरा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो सिक्योरिटी काउंसिल पे बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ों पे अवगत करा देना चाहता हूँ, ठीक है? जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस, इसके पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था। क्या होता था? लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कि 1914 से लेकर 1919 के मध्य यहाँ पर जो है हुई थी, उसके बाद में वॉर ना हो, वर्ल्ड वाइड पीस बना रहे, तो इसीलिए यहाँ पर किसको लाया गया था? लाया गया था लीग ऑफ नेशंस को। लेकिन फिर से जब वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है सिंस अगर बात करोगे 1939 से लेकर 1945 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर बात करते हो तो वर्ल्ड वॉर 2 होता है। अब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराने के बाद में यहाँ पर अल्टीमेटली रशिया और यूएसए में ही अपने आप में तनातनी हो जाती है, फिर कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अब फिर से इतने बड़े विध्वंस या इतनी बड़ी वॉर ना हो, उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करके यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, जिसका प्राइमरी उद्देश्य यही था कि भाई इसका ग्लोबल पीस को मेंटेन करना है। समझ में आया? तो ये एक तरह से प्रेशर कुकर की तरह काम करना है। कोई देश है, अपनी बात रखना चाहता है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जैसे आपकी पार्लियामेंट होती है, वैसे यहाँ पर भी इसका एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल असेंबली, ठीक है? और एक होता है सर सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? तो जनरल असेंबली में यहाँ पर बात करते हो तो 193 टोटल मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके। इसमें यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको यूएसए, रशिया, यूके, देन फ्रांस और देन यहाँ पर चाइना देखने को मिलता है। ठीक है? बोलो हाँ या ना? आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। है। तो ये मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर अल्टीमेटली ये P5 के पास में वीटो पावर होती है। ये क्या करते हैं? मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारे यहाँ पर जो है डॉजियर सौंपता है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सबूत सौंपता है, जो बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान अपने आप में यहाँ पर क्या कर रहा है? टेररिज्म की फैक्ट्री बना हुआ बैठा हुआ है। अल्टीमेटली इंडिया में बहुत सारे जो टेररिस्ट अटैक हैं, उसका कहीं न कहीं लिंक जो है वो पाकिस्तान से है। इसको लेकर अगर बात करूँ तो बहुत बार इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को अपने सबूत सौंपे हैं।
और पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारे रेज़ोल्यूशन लाने का ट्राई किया है, बट यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हेल्प करती हैं, बट यहाँ पर चाइना एक तरीके से पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ बैठा हुआ है। चाइना बार-बार अपनी वीटो पावर को यूज़ करके इंडिया के उस रेज़ोल्यूशन को यहाँ पर निराधार कर देता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? तो ये बहुत बड़ी वोटिंग पावर होती है। क्लियर हुआ? तो यूनाइटेड नेशंस ये सारे काम करता है। क्लियर? ठीक है? अब इसी में क्या होता है कि ये तो परमानेंट मेंबर हैं। अब इसमें क्या होता है कि नॉन परमानेंट मेंबर भी चूज़ किए जाते हैं, जिसमें इस बार पाकिस्तान को साउथ एशिया से यहाँ पर सॉरी एशियन कंट्रीज़ से यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन करने को दिया गया है। क्लियर हो गया? इंडिया को भी कई बार मिला हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज़ कंसीडर एज़ द नॉन परमानेंट मेंबर्स? अगर यहाँ पर देखोगे तो वैसे तो अगर देखोगे 5 यहाँ पर हैं और 10 नॉन परमानेंट यहाँ पर कंट्रीज़ होती हैं। ज़रा ज़ूम करके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, है ना? तो यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूएन चार्टर के साथ में इसको बनाया गया। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। अबाउट 6 प्रिंसिपल पे इसको बनाया गया है 1945 के यूएन चार्टर पे। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहला सेशन लंदन में हुआ था। मेंबरशिप की अगर बात करें तो 15 टोटल मेंबर होते हैं, 5 P5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? जिसमें P5 में यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। अभी मैं बता क्या रहा हूँ आपको, बोलो हाँ या ना? बोलो, क्लियर? हम सब समझ में आया ना? हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आपके 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। अगली बात अगर अगर हम लोग करें तो क्या देखने को मिल रहा है? वोटिंग पावर्स होती हैं। वैसे यूएनएससी की बात करें तो अलग-अलग रेज़ोल्यूशंस यहाँ पर आए हुए हैं। G4 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये चारों चाहते हैं कि हमको एक एक परमानेंट सीट मिल जाए यहाँ पे। इंडिया और यहाँ पर यूएनएससी की बात करी जाए, सर 7 टाइम 7 बार और अभी रिसेंटली 8वीं बार तो 2021 और 22 में कर चुका है, एडवोकेट कर चुका है परमानेंट सीट के लिए। और कई बार बात करते हैं यहाँ पर। इंडिया के रिलेटिव बात करोगे तो 43 पीस कीपिंग मिशंस यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कॉर्पोरेट कर चुके हैं ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में। इंडिया की पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, टेरिटोरियल साइज़ है, जीडीपी है। अगर जीडीपी की बात करो तो इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी अभी के डेट में करंट टाइम में बना हुआ है। समझ में आया नहीं आया? इकोनॉमिक पोटेंशियल इंडिया में, कल्चरल डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल सिस्टम और ऐसा है कि हम यहाँ पर एक दावा ठोक सकते हैं, दावा यहाँ पर रख सकते हैं कि भैया हमको भी यहाँ पर P5 के अंदर या ये जो पूरा सिस्टम है P5 का हटाओ, इसको बढ़ाकर और इसका दायरा बढ़ाओ। समझ में आया नहीं आया? तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में सारी डिटेल पता लग गई? बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो यहाँ पर आपको इनके ऑर्गनाइजेशन के बारे में पता करना है और हेडक्वार्टर की सारे जितने भी इंटरनेशनल है उसकी भी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, ठीक है? जीएसजी विद संजय सर यूट्यूब चैनल पे जाएँगे। वहाँ पर बहुत सारे आपको शॉर्ट्स दिखाई देंगे, वो भी डेली के करंट अफेयर आप वहाँ पे शॉर्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और डिटेल में आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं, उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन सेशंस बहुत सारे आते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पर पेड बैच भी चल रहा है बहुत सारे, करंट अफेयर से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड और बैंकिंग जहाँ पर आप यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने के लिए आ सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इन्वॉल्व कराता रहूँगा, बताता रहूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 2 तारीख का है, तो शुरू करते हैं। डॉक्टर पुथुंगल सुब्रमण्यन मणिलाल बहुत एमिनेंट बॉटनिस्ट थे और 2020 में आई थिंक, ठीक है, 2020 को जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। आई होप दैट्स क्लियर। जिनकी रिसेंटली थ्रिशूर केरला में डेथ हुआ है, यहाँ पे निधन हो गया है इनका। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा एक तरीके से वनस्पति विज्ञान बात कर लो, बॉटनी में बहुत रिकॉग्नाइज्ड सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन इनका बॉटनी में रहा है। पर्टिकुलरली अगर बात करोगे तो 17th सेंचुरी की लैटिन बॉटनिकल थ्रेसिस जिसको यहाँ पर हर्टुस मैलाबारिकस कहा जाता है, उसको इंग्लिश में इन्होंने पहले तो ट्रांसलेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बता रहा हूँ लैटिन में था तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 2003 में और मलयालम में 2008 में इसको ट्रांसलेट किया। और इस डॉक्यूमेंटेशन का इंडिया की रिच बोटैनिकल हेरिटेज में बहुत ज़्यादा योगदान है और ये इंडिया की या बात कर ली जाए एशिया के पहले रेसिपिएंट थे जिनको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसू दिया गया है यहाँ पे किसके द्वारा? क्वीन मैट्रिक्स के द्वारा नीदरलैंड 2012 में। तो ये इतने एक तरीके से एमिनेंट पर्सन थे जिनकी अभी रिसेंटली बॉटनी के यहाँ पर बात कर लो तो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, कई सारे संस्थानों में उन्होंने पढ़ाया भी है। क्लियर है? समझ में आया? और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शोक भी व्यक्त किया था ट्विटर पे। ये 2012 का इनको पुरस्कार प्राप्त होता है। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर पास हुए 1 तारीख को यहाँ पर 86 ईयर की एज थी इनको, ठीक है? इन्होंने ट्रांसलेट किया है हर्तुस मैलाबारिस और 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 19 तरह की नई या स्पीशीज़ को खोजा इन्होंने। हेड बॉटनी डिपार्टमेंट रह चुके हैं कहाँ पर? कैलिकट यूनिवर्सिटी में। 200 से ज़्यादा यहाँ पर इनके पास में रिसर्च पेपर और आपको अलग-अलग टैक्सोनॉमी में ख्यातियाँ प्राप्त है। क्लियर है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अर्ली लाइफ बता दिया, एकेडमिक पे आपको बता दिया है, ठीक है?
200 पेपर हैं, 11 बुक छप चुकी हैं यहाँ पर। फ्लोरा ऑफ कैलिकट, फ्लोरा ऑफ साइलेंट वैली, 19 आपको प्लांट स्पीशीज के नाम इन्होंने ऑनर किए थे। क्लियर है? 35 ईयर का रिसर्च करियर रहा है इनका, जिसमें मैंने बताया आपको कि इन्होंने पैराडॉक्स मेलेवरिस को यहाँ पर पहले इंग्लिश भाषा में, उसके बाद यहाँ पर मलयालम भाषा में क्या किया, ट्रांसलेट किया। क्लियर है? बोलो है ना? बहुत लंबी लेगेसी इनकी एकेडमिक्स में रही। क्लियर है? अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, तो उसका भी एक चार्ट अपन लेके आए हैं यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली जिससे मैंने बताया के एस मनीलाल सर की डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद जिमी कार्टर जो कि 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, 100 साल की यहाँ पर जॉर्जिया में इनका डेथ हुआ है, ठीक है। मोरल वैल्यूज, मैनेजरियल एफर्ट, कैम्प्स डेविड अकॉर्ड, ठीक है। इन सब इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे, ईरान होस्टेज के टाइम पे इनके प्रेसिडेंसी के रूप में काफी हद तक जाना जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसेंटली जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पास हुए हैं, ठीक है। 26 दिसंबर को 92 ईयर्स की एज में। गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1 वीक का आई थिंक यहाँ पर शोक भी जारी किया था। क्लियर है? बोलिए ये सुनो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, मनमोहन सिंह जी के बुक कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने, और इन्होंने एलपीजी मॉडल लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? बोलो है ना? इसके अलावा ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इंडिया के यहाँ पे गवर्नर, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे, इवन फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो बड़े बड़े यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने सेवा प्रदान करी थी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए तो ओसामू सुजुकी, द फॉर्मर चेयरपर्सन और सीईओ ऑफ द सुजुकी मोटर्स, 94 ईयर्स की एज में 25 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था। सुजुकी को ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस बनाने में इनका बहुत बड़ा, और इंडियन कार मार्केट में होल्ड करने, इंडियन कार मार्केट को और ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ, है ना? ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर साम बेनिगल जो कि फेमस फिल्म मेकर थे, 23 दिसंबर को इनका 90 ईयर्स की एज में डेथ हुआ है। बहुत सारा आर्ट हाउस सिनेमा मेकिंग अलग तरीके का यहाँ पर इन्होंने सिनेमा बनाया। उसके अलावा तुलसी गौड़ा, आपको पता होगा इनको ट्री गॉडेस भी कहा जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट, कर्नाटका से बिलॉन्ग करते थे, और 80 इयर्स की एज में इन्होंने यहाँ पे डेथ हुआ इनका। 1 लाख से ज़्यादा ट्रीज़ ये क्या कर चुके थे, लगा चुके थे, और पद्मश्री 2021 में इनको दिया गया था। और रिसेंटली ही यहाँ पर लेजेंडरी तबला वादक जिनको कहा जाता है, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन सर का भी यहाँ पर जो है तबला प्लेयर, जिनका पद्म भूषण इनको दिया गया था, 73 इयर्स की एज में डेथ हुआ। देखो सारा रिवाइज़ हो गया, बोलो हाँ या ना? नई क्लास का जो मेन मोटिव है, वो देखो वो मेन मोटिव यही है, रिवीजन ज़्यादा हो। ठीक है? और कोरिलेशन चीज़ों में हो कि आप चीज़ों को रिलेट करते-करते पढ़ें। तीसरा, किसी भी क्वेश्चन को 360 व्यू होना बहुत ज़रूरी है, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। समझ में आया बोलो हाँ या ना? अगर समझ में आया है, तो ज़रा फटाफट ज़रा थम्स अप करके यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है? लाइव क्लास चल रही है यहाँ पेड बैच में भी, और इसी के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे भी सेंड करता हूँ, ताकि वहाँ पर भी बच्चों का यहाँ पर जो है एक तरीके से गाइडेंस हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, रमेश चांद सर को यहाँ पर जो है अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे यहाँ पे, रमेश चांद पैनल बनाया गया। रिसेंटली आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत तेजी से यहाँ पर सरकार को परेशान कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन है भी, लिटरली अगर बात करोगे। इन्फ्लेशन होती क्या है? पहले ये बात जानते हैं, ठीक है? महँगाई क्या है, ठीक है? तो कॉम अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बढ़ोतरी देखते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन से काउंट करते हैं। सिंपल है, महँगाई हिंदी में बोल दो, मुद्रास्फीति हिंदी में बोल दो। कहने का मतलब पहले आप जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे लेते हैं, आप जो है पहले मान लीजिए ₹10 केजी के हिसाब से आप आलू खरीद रहे थे। अभी वो आपके आलू जो हैं ₹15 पर केजी के हिसाब से बिक रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ₹5 आपको देना पड़ रहा है। कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज़, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ विल इंक्रीज़, द कंडीशन इज़ नेम्ड एज़ द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। समझ में आ गया? ठीक है? इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आरबीआई आता है, और आरबीआई यहाँ पर एक पॉलिसी लेके आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया? इवन गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ तरह की पॉलिसीज़ लेके आती है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं उसको, कि गवर्नमेंट यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी लाती है और आरबीआई यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। समझ में आया? ठीक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन के थ्रू यहाँ पर ग्रोथ को बढ़ाने का और इन्फ्लेशन को कम करने का ट्राई करती है, और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर्टेल करने का काम करता है। समझ में आया? आरबीआई का एक टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट चलता है, इसको हम लोग जो कि हम जानते हैं 4 प्लस माइनस 2% के हिसाब से। समझ में आया? पहली चीज तो समझ में आया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन को यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके से यहाँ पर जो है कैटेगराइज किया गया है। एक होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई, और एक होता है आईआईपी। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं खुदरा मुद्रास्फीति। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए तो डब्ल्यूपीआई की फॉर्म अगर बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया। तो ज्यादातर समय यहाँ पर ये देखा गया है कि 2011 और 12 का डब्ल्यूपीआई है,
मतलब हम कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं, बेस ईयर होना चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट में गए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो किसी बेस ईयर से लोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2011-12 में मैंने कोई डेनिम की जीन्स खरीदी फॉर एग्जांपल, समझ में आया? वो ₹1000 की थी, बहुत महँगा बता रहा हूँ वैसे तो, चलो ₹500 मान लेते हैं। तो ₹500 की यहाँ पर जो है मैंने डेनिम की जीन्स परचेज़ करी है, क्लियर है? अब इस चीज़ को मैं 2020 में परचेज़ करता हूँ, 2011 या 12 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ। उसी डेनिम सेम आर्टिकल है, सेम सब कुछ है, उसका प्राइस यहाँ पर जो है ₹1200 हो जाता है। तो बढ़ा कितना सर? ₹700 बढ़ा, कितने पे बढ़ा सर? 500 बढ़ा। तो भाई परसेंटेज बताने की ज़रूरत है क्या आपको? आप अपने आप निकाल लोगे यहाँ पे, बोला है ना? क्लियर? तो कहीं न कहीं किसी न किसी का कंपैरेटिव लोगे, बेस ईयर यहाँ पे लोगे, समझ में आया? बेस से लोगे। उसी को यहाँ पर रिफ्रेश करना या फिर बदलने की बात चल रही है, जिसके लिए यहाँ पर स्पेशली एक कमिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पर रमेश चांद कमिटी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 2011-12 पहले था, उसको बढ़ाकर अभी 22-23 करने की यहाँ पर बात चल रही है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ इन्फ्लेशन मेजरमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पर डब्ल्यूपीआई के स्थान पर क्या आ जाएगा? पीपीआई। और 18 महीने में इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। समझ में आया ही नहीं आया? रमेश चांद पैनल को, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था सर नीति आयोग क्या है? ठीक है, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर? 2014 में इसको बनाया गया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, जिसमें जो मेंबर हैं यहाँ पर अगर बात करोगे आप, तो चेयरपर्सन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है? सीईओ कौन है? ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, वो कौन-कौन है? आप क्वेश्चन बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो बैकग्राउंड से चीज़ों को लेकर अपने को चलना है, बैकग्राउंड से चीज़ों को अपने चलना है। इसके पहले अगर बात करूँ नीति आयोग के पहले यहाँ पर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है? जो कि 1951 से आपका आया, ठीक है? 2014 तक 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके थे, कितने? 5 ईयर प्लान, ठीक है? 12 5 पहले 5 ईयर प्लान को यहाँ पर हम लोग फराड डोबर मॉडल बोलते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग पीसी मालोबनिस मॉडल बोलते हैं, मालोबिस मॉडल, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान को हम लोग यहाँ पर गार्डगिल मॉडल। समझ में आया बोला है ना? ठीक है, तो ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बैंकिंग के करंट अफेयर नहीं, एसएससी इवन दो आने वाले भविष्य में आपको यूपीएससी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रमेश चांद सर, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करोगे तो 2011-12 बेस ईयर, इसको बढ़ाकर कितना किया जाए 2022-23 करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर रमेश चांद सर की फोटो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी और 18 महीने में इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। समझ आया? यस और नो? ठीक है। इनके सामने ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूपीआई को बेस ईयर को अपडेट करना। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली असेसमेंट देना, ग्लोबल का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब दुनिया भर में जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, उसका स्टैंडर्ड इंडिया में भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। एनहांस करना पॉलिसी प्लानिंग को, पॉलिसी प्लानिंग किस तरीके से लेके आना है। लास्ट रिवीजन जो हुआ 2015 में हुआ था। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 महीने में यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट अपनी सौंप देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो ये आप चाहे तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, पूरा एक डेटा वाइज़ आपको चीज़ें मिलेंगी। दूसरा आपको जो है इन्फोग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है सर, फॉर्मेशन डेट यहाँ पर बनाया गया है, लीडर पैनल बनाया गया है, गोल करना है डब्ल्यूपीआई को अपडेट करने के लिए और इसको अब पीपीआई में बदलना, ठीक है? पीपीआई क्या है यहाँ पर अगर आप ज़ूम करके देखोगे ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हुँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो एक और पूछा जा सकता है आपसे, 6, 9, 7 आइटम्स होते हैं टोटल डब्ल्यूपीआई के अंदर, जिसमें आपका 117 प्राइमरी गुड्स से आते हैं। प्राइमरी गुड का मतलब एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा फ्यूल से आपका जो है 16 प्रोडक्ट्स आते हैं आपके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पर 5 और आपको रीजन से आते हैं। क्लियर है? जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक बात को चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर, इकोनॉमी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी, टर्शियरी इकोनॉमी। प्राइमरी इकोनॉमी में हमारा एग्रीकल्चरल एरिया आ जाता है या फिर माइनिंग का एरिया आ जाता है, हम माइनिंग करके प्रोड्यूस प्रोड्यूस निकाल रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पर इंडस्ट्रीज आपका आ जाता है, इंडस्ट्रीज मतलब आपका औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है और थर्ड वन जो है टर्शरी, ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एरिया आता है, ठीक है? वस्तु और सेवाएँ। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलिए, रिसेंटली हम लोग डब्ल्यूपीआई की अगर हम लोग बात करते हैं, कंपैरेटिवली देखें तो अक्टूबर में देखते हैं, तो 2.36% रही है। नवंबर में ये 1.89% रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
सीपीआई जो है नवंबर में आप 5.48% आपको देखने को मिलेगा। मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पर आपका क्या है? मेजर कंट्रीब्यूटर आपका जो है फूड इन्फ्लेशन है, क्योंकि आप पिछले 2 महीने में देखोगे फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर आपको एक-एक ईयर का सितंबर का 1.19%, अक्टूबर का 2.36% और आपका नवंबर का 1.89% आपको देखने को मिल रहा है। बोलिए समझ में आया? ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई का और सीपीआई का दोनों का 2011 और 12 यहाँ पर है, होलसेल यहाँ पर बेस ईयर। सीपीआई का आपको देखने को मिलता है क्या? 2012। यहाँ पर हायर प्रोडक्ट आपको 697 देखने को मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े लो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में आप सिर्फ गुड्स को ही यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, समझ में आया? और यहाँ पर गुड्स प्लस सर्विसेज यहाँ पर दोनों को इंक्लूड करते हैं, दोनों को आप जोड़ के चलते हैं। समझ में आ रहा बोलो हाँ या ना? वस्तु और यहाँ पर आप सर्विसेज दोनों को, सेवाओं को दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अब उसपे कितना महँगाई हुआ है? सेवाओं को कहने का मतलब क्या है सर? आप ट्रेन से जाते हैं, तो वो एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था है ना भई? गुड्स मतलब क्या? आप रेमंड की घड़ी खरीदने जा रहे हैं या मान लीजिए आप घड़ी बोल रहा हूँ, रेमंड के यहाँ पे सूट्स एंड शर्ट्स खरीदने जा रहे हैं यहाँ पे या कोई भी प्रोडक्ट जो आप जो टेंजिबल गुड है, जिसको आप फ़ील कर सकते हैं, वो गुड कहलाते हैं, समझ में आया? जिस फैसिलिटी का आप यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर की बात कर ली जाए, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, एजुकेशन की बात करी जाए, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। रेलवेज़ की बात करी जाए तो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करी जाए, आर्मी की बात करी जाए, पुलिसिंग की बात कर ली जाए, गवर्नेंस की बात कर लीजिए, सब सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। बोलो हाँ या ना? समझा? आई होप सो समझा। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राइज़ कब किया जाता है, ठीक है? कितना परसेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सर्विस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, सर्विस यहाँ पे इंक्लूड होती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आंसर आपको दिखाई देगा, ठीक है? इसको रिलीज़ कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। डब्ल्यूपीआई को रिलीज़ करता है और सीपीआई को रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा और इसको द्वारा रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये है यहाँ पर कौन? राव रंजीत सर और ये हैं पीयूष गोयल सर। समझ में आया बोलो है ना? क्या? क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट, विस्तार। विस्तार क्या है सर? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है सर? यहाँ पर कृषि संसाधनों को एक तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है। जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह पर लाया जा रहा है और इसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? कौन है मिनिस्टर यहाँ पे? जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना जरा, ठीक है? एमपी के सीएम भी रह चुके हैं वो पास्ट में, ठीक है? मामा, बता दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, मामा जी, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पार्टनर किया गया है किसको? आईआईटी मद्रास पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च द प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार फुल फॉर्म में क्या है भैया यहाँ पे? virtually integrated system to access agricultural resources. This initiative enhanced to in efficiency of India's agricultural extension system. तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको और डिजिटाइज किया जाएगा, उसको और यहाँ पर जो है नवीनीकरण किया जाएगा, उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। यहाँ पर नए नए इनोवेशन को, नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए एडवाइजरी चीजों को जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या दिखा जा रहा है भाई? शिवराज सिंह चौहान सर, ठीक है जी। शिवराज सिंह चौहान जो है वो हमारे नए इस मोदी 3.0 में यहाँ पर नए फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। 12,000 एग्रीकल्चरल फोकस स्टार्टअप यहाँ को डायरेक्टली अपने इनोवेशन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए और ये ज़्यादातर किसानों से जुड़े हैं। किसानों के उत्पाद को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। समझ में आया? तो ऑप्शन का आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन का आंसर यहाँ पर आईआईटी मद्रास। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है नाबार्ड, ठीक है? आपको पता है सर नाबार्ड को बनाया गया था 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। वी शिवरमन कमेटी, क्राफी कार्ड कमेटी, ठीक है? नेक्स्ट करंट इसके चेयरपर्सन कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करो। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही था, आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन दिखते हैं जरा? प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन टू द डिजिटाइजेशन। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल मार्केट और एग्रीकल्चरल किसानों को जो हमारे हैं उनको और भी सेवाएं प्राप्त हो। जैसे अभी देखते होंगे डीडी किसान चलता है, ठीक है? जिसमें बीज की गुणवत्ता के बारे में, खाद की गुणवत्ता के बारे में, सिंचाई के बारे में
किस समय कौन-सी फसल उगाई जानी चाहिए, रबी और आपकी जायद, तो मतलब अलग-अलग और नवीनीकरण मतलब क्या, नए तरह की टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाए एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोड्यूस के अंदर, समझ में आया? अभी की डेट में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ़ डीडी किसान है या फिर और सारे जो नए चैनल आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पर नए-नए एप्लीकेशंस बनाए जाएँगे। अब यहाँ पर उनको उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में जो भी नई टेक्नोलॉजी है, उसको यहाँ पर उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पर आईआईटी मद्रास जो है डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, फ़ोकस क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, मार्केटिंग कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया, सप्लाई चेन को मजबूत कैसे किया जाए, समझ में आ रहा है? एक्सेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल रिगार्डिंग द लोकेशन। अब लोकेशनली लोकेटली कहीं भी ठहरे हो, समझ में आया? कहीं पर भी हो किसान, उन तक वो नॉलेज पहुँचे। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएँ फार्मर्स के लिए, समझ में आया? बोलिए हाँ या 1200 से अधिक यहाँ पर एग्रीकल्चर फोकस सारी चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है? सपोर्ट किया जाए न्यू फार्मर्स को, कलेक्टिव फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को। तो ये सारी-सारी बातें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। देखो, आप चाहो तो इस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है? चाहो तो आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर आपको सामने कलेक्टिव फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। आईआईटी मद्रास और आपका आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मध्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 2 जनवरी। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह सर ने यहाँ पर जम्मू एक बुक लॉन्च करी है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस। हियर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज। जहाँ पर 3000 साल पुराना जो इतिहास है जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का, उसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर एक तरीके से यहाँ अप्रोच किया जा रहा है, बुक के माध्यम से बताया जा रहा है। ये बुक जो है वो डेवलप करी गई है किसके द्वारा? एक कलेक्टिवली एफर्ट है बिटवीन द नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ हेरिटेज रिसर्च। और इस बुक को एडिट किया है यहाँ पर, एडिटर जो है यहाँ पे प्रोफेसर राघवेंद्र तनवार हैं, जो कि यहाँ पर करंट चेयरपर्सन है आपके किसके? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। समझ में आया बोलो आया ना? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि सर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड एक बुक आई जिसका नाम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एजेस अ विजुअल नैरेटिव्स ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज, जिसमें 3000 साल पुराना जो इतिहास 3000 साल पुराना जो इतिहास है उसको यहाँ पर अवगत कराया जा रहा है बुक के माध्यम से, जो बुक डेवलप करी गई है नेशनल बुक ट्रस्ट और यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा। आई होप दिस मस्ट क्लियर। जिसके एडिटर हैं बुक के राघवेंद्र तनवार। तो मेन चीज़ों पे फोकस करना है। और ये जो है काउंसिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना। अब ऑप्शन से आपको क्वेश्चन देना शुरू करूँगा। एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कब इसको बनाया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है? ये आपको बताना है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? एक सेकंड ये मैं चलो। ये बुक रिलीज़ की गई है। अब यहाँ पर बात करोगे आप लोग तो अ, अमित शाह सर थे। उसके अलावा बात करोगे यहाँ पर तो धर्मेंद्र प्रधान सर जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर। किसके द्वारा डेवलप किया गया ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ये बुक का टाइटल आपको दिख रहा होगा साफ-साफ सामने। राघवेंद्र तनवार यहाँ पर ये जो है हेड है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बात करी जाए 2 ऑफ जनवरी के क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। डीआरडीओ ने अपना रिसेंटली 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 2 ऑफ जनवरी 2025 को। वैसे बात करोगे ये बनाया कब गया था? 1958 बनाया गया था। समझ में आया? और यहाँ पर डीआरडीओ हैज़ इवॉल्व एज़ अ मॉडेस्ट अगर बात करोगे ऑर्गनाइजेशन जो कि अपनी 10 लैबोरेटरीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप कर रहा है, ठीक है? और अप्रॉक्सिमेटली 52 लैबोरेटरीज़ एंड 5 यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरीज़ भी इंडिया में डेवलप करी जा रही हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। देश भर में
डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि अपना यहाँ पर 2 जनवरी 2025 को 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। समझ में आया? मनाया उसने। इसको 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जिसने 52 प्रयोगशालाएं और 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को यहाँ पर जो है व्यापक नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए तो काफी हद तक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डेवलप करी है बाय द डीआरडीओ, लाइक इन वेरियस डोमेन लाइक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, नावल सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मिस्टर राजनाथ सिंह सर। ठीक है, ये राजनाथ सिंह सर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चेयरपर्सन है। तो मुझे फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं बताऊंगा, जरूर से बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बट आप जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ये है आपका डीआरडीओ। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं एस्टैब्लिशमेंट, ऑब्वियसली बात है आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1958 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सुमन के बारी, सॉरी सुमन की बारी नहीं, यहाँ पर समीर भी कामत है। सुमन की बारी कौन है? चलो, ये आ गया, माउस से निकल गया मेरे, तो बता पूछ रहा हूँ आपसे, सुमन की बारी कौन है? तो समीर भी कामत यहाँ पर बनाए गए हैं चेयरपर्सन, 2 साल से हैं। उसके अलावा बात करता हूँ तो भुवन, यहाँ पे डीआरडीओ भवन है आपका दिल्ली में। अग्नि पृथ्वी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अर्जुन टैंक, आईएनएस अरिहंत, इस तरह के मेजर अचीवमेंट्स यहाँ पर हासिल किए हैं किसने? डीआरडीओ ने। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट देखोगे तो अभी वर्थ ऑफ 2024 में 73 प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहा है, कंप्लीट 2024 के अंदर सेक्शंस किए गए थे इसको 275 करोड़ के। पेटेंट की अगर बात करो 2024 के, तो 201 पेटेंट हो चुके हैं, और ये आपको पता है 2025 को एज अ ईयर डिक्लेयर किया गया है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म। वाइस चेयरपर्सन ऑफ सुमन की वेरी वेरी गुड, नीति आयोग। तो रक्षा मंत्री यहाँ पर नाम सुमन, यहाँ पर समीर कामत नाम बोल दिया। और टेक्नोलॉजी में अगर बात करोगे तो अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स यहाँ पर डेवलप करी गई हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तरह काम कर रही होती हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात करें, इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है। फिर अर्जुन मेन बैटल टैंक और आईएनएस इंडियन नेवी शिप अरिहंत, पहली इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर बनाया है डीआरडीओ ने। और बहुत सारे एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम, वॉरफेयर सिस्टम, क्रिटिकल मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इन सबको यहाँ पर डेवलप किया आने वाले भविष्य में अगर मैं बात करूँ कहाँ पे फोकस है डीआरडीओ का, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रिसर्च इनटू द एनर्जी वेपन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा बोलो है ना? ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, तो ये सब यहाँ पर फोकस एरिया आपके होने वाले हैं डीआरडीओ के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग 3 जनवरी को यहाँ पर शुरू कर देंगे। 3 जनवरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 3 जनवरी को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो पहले दिन के बच जाते हैं, ठीक है, उसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करके बता देता हूँ, करवा देता हूँ आप लोगों को। चलिए, 3 जनवरी क्वेश्चन देखते हैं। इसरो यहाँ पर ब्लू बर्ड नामक यूएसए से रिलेटेड एक कंपनी है, एएसटी स्पाइस मोबाइल, उसकी ब्लूबर्ड सैटेलाइट को यहाँ पर आने वाले भविष्य में मार्च और यहाँ पर फरवरी में लॉन्च करेगा। समझ लेते हैं इसरो का कौन सा यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च होगा। GSLV यूज होगा, पहली चीज तो रेडी है किस चीज के लिए, ब्लू बर्ड सैटेलाइट्स को, जो कि डेवलप किया गया है एएसटी स्पेस मोबाइल के द्वारा, जो कि टेक्सास बेस्ड कंपनी है। ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए, पहला इंस्टेंस ऐसा होने वाला है कि अमेरिकन कंपनी यूटिलाइज कर रही है इंडियन रॉकेट को एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए। और ये आपका जैसे कम्युनिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल यूज होने, जैसे आपको पता है स्पेस एक्स एक कंपनी है, ठीक है, एलॉन मस्क की, वो क्या प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सैटेलाइट से मिलकर पूरा नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेस से ही यहाँ पर जो है आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? उसका ही एक तरीके से यहाँ पर काउंटर पार्ट बोल लो, यहाँ पर कॉम्पिटिटर बोल लो, यहाँ पर ब्लूबर्ड है, जो अपना एक सैटेलाइट अमेरिकन कंपनी है, जो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रही है विद द हेल्प ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, शहर कोटा से लॉन्च किया जाता है इसको। यस और नो बोलिए, यस और नो जल्दी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसका क्यों डिजाइन किया गया है, सेलुलर ब्रॉडबैंड के लिए सर्विस डायरेक्टली स्टैंडर्ड मोबाइल फोन, एमिंग एनहांस कनेक्टिविटी टू द रिमोट एरियाज ग्लोबली। तो ये निजी कंपनी है, इसके प्रयासों से यहाँ पर ब्लूबर्ड क्या करना चाहती है, जो सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवा है उसको यहाँ पर क्या करना है, और डिजाइन करना, बड़ा बनाना, वैश्विक रूप से दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर कनेक्टिविटी दे सकते हैं उसको पहुंचाएगा। ये इसका, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट।
ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इसरो है और इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका जो है वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, सेलुलर सर्विस। देखो दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर ये सारी बातें ब्लूबर्ड हो गया, एएसटी स्पेस मोबाइल हो गया जिस कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडिया के लॉन्च व्हीकल कौन-सा है? जीएसएलवी, जियो सिक्योरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फरवरी-मार्च में इसको जो है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। वेट जो है अप्रॉक्सिमेटली 6000 केजी। एंटीना जो है इसका 64 स्क्वायर मीटर का है। डेटा ट्रांसमिशन की बात करें अप टू 120 एमबीपीएस यहाँ पर जो है स्पीड बढ़ जाएगी। स्मार्टफ़ोन्स के लिए काम आएगा भविष्य में। ये कंपनी एक तरीके से क्या है, कम्पीट कर रही है किसके साथ में, प्लेयर लाइक स्पेसएक्स, जो कि अपनी 100 स्टारलिंक सैटेलाइट को भेजकर यहाँ पर एक तरीके से टावरलेस जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। समझ में आया? मैं हमेशा क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके छोड़ता हूँ, कुछ क्वेश्चंस अपने लेवल पे यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब कमिंग आने वाले इसरो के मिशंस पे यहाँ पर आपको फोकस करवाना चाहता हूँ और 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट किए हैं, किसने कंप्लीट किए हैं भैया? इसरो ने। वो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? गगनयान एक्सपेक्टेड है जहाँ पर टेस्ट फ्लाइट होने वाली है, अनक्रूड 2025 में यहाँ पर है। क्लियर है? उसके अलावा निसार जो कि जॉइंट मिशन है नासा और आपका इसरो का, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमोट सेंसिंग के लिए। स्टार सैटेलाइट Q1 ऑफ 2025 में यहाँ पर लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गगनयान 2 अनक्रूड होगा, फ्लाइट मिशन होगा। अगेन यहाँ पर 2 फ्लाइट सेट्स प्रायरली हम लोग, क्योंकि गगनयान जो मिशन है हमारा है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम सेल्फ रिलायंस के तहत यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, स्पेस में जाना चाह रहे हैं। समझ में आया? और 2035 तक हम लोग क्या बना रहे हैं, भारतीय स्पेस स्टेशन, याद है क्या? और 2040 तक इंडियन मैन ऑन मून, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। आई होप दिस मच क्लियर। गगनयान 3 भी है हमारा। इसी तरीके के साथ 1, 2, 3 ये टेस्ट फ्लाइट होने वाली, समझ में आया? और जो थर्ड वन है, जो कि Q3 ऑफ 2025 में एक्सपेक्टेड है, वो क्या है भाई, क्रूड होने वाला है। पहले 2 अनक्रूड है, दूसरा यहाँ पर जो है क्रूड है। फर्स्ट क्रूड मिशन, इंडिया वुड बिकम अ फोर्थ कंट्री टू सेंड ह्यूमन इनटू द स्पेस इंडिपेंडेंटली इफ सक्सेसफुली। समझ में आया? अगर इंडिया इस तरह की गतिविधि में सफल हो जाता है, तो इंडिया दुनिया भर का चौथा देश बन जाएगा। पहला ऑब्वियस बात रशिया, दूसरा आपका यूएसए और तीसरा आपका चाइना। समझ में आया? पहले प्रीवियस नाम भी आप लोग जानते ज़्यादा बेटर है। अभी 30 दिसंबर को यहाँ पर जो है सैटेलाइट्स को सैटेलाइट से जोड़ने के लिए, सैटेलाइट्स को सैटेलाइट से जोड़ने के लिए भविष्य में, जैसे आज की डेट में हमारा स्पेस स्टेशन, वहाँ तक हम बहुत सारी सामग्रियों को पहुँचाते हैं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी में भी इंडिया 4th प्लेस पे आ चुका है। उस मिशन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। 30 दिसंबर को किया गया, आपको मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बता रहा हूँ। चंद्रयान 4 2027-28 में होने वाला लूनर सिंपल रिटर्न यहाँ पर होने वाला है। लैंडर एसएसआर रिटर्न मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से नेक्स्ट बताना है, आपको क्वेश्चन अभी 2024 में जितने मिशन किए गए हैं उसके बारे में बात करनी है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन में 29-28 में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष यान, जैसे मैंने आपको बोला 35 तक हम लोग को स्पेस स्टेशन यहाँ पर बना देना प्लान किया है इंडिया ने। और एस्ट्रोसेट 2025 जनवरी में आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मून लैंडर मिशन 25 तक देखने को मिलेगा। मॉम मार्स ऑर्बिट, याद है? परीक्षा के भी कम किराए से हम लोग जो है मार्स तक पहुंच चुके हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, भाई इसरो के बारे में सबको जान लिया, इनको स्पार्स बोलते थे पहले, ठीक है? क्लियर? अभी रिसेंटली डीवी नारायणा, ना याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कहीं से भी करंट अफेयर आ सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन आपके पास ये है, मल्टीपल रिवाइज करो, पहली चीज। मतलब राइट मत हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको एक बार पढ़ो, उसके बाद में मैगजीन का यूज करो, रिवीजन करने के लिए मैगजीन का यूज करो। जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, इवन पर्सनल भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी पेड पैसे, उसका आप जो है प्रिंट निकलवा लें। और 10 क्वेश्चन एवरीडे कोशिश ये करो, 10 से 15 क्वेश्चन आपको बस देख लेने एवरीडे, पुराने, बस और कुछ नहीं। और जो भी मैं यहाँ पर डेटा सेट प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी यहाँ इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड कराता हूँ, उसको बस आप रिवाइज कर लें। समझ में आया? और जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे ही, या जीएसजीए विद एप्लीकेशन पे आप लोग जो जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है क्विज मिलेंगे, ठीक है? अभी क्विज इधर कंडक्ट नहीं हो पाए, बट रिसेंटली आपको जो है जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे क्विज दिखेंगे, आप वहाँ पे जाके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको क्विज वहाँ पर मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। बस जितना हो सके क्विज दो,
जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करो और अच्छे से आप जो है नोट्स बनाओ। नोट्स अगर नहीं बना रहे हो पेन पेंसिल पेपर से, तो एक काम कर सकते हो कि जो मैगजीन होती है उसका मल्टीपल रिवीजन करो, उसमें अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट को कंडक्ट करो। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं या कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर, ठीक है, वो एग्जाम सेटर नहीं, वो नहीं बता सकता ये क्वेश्चन आएगा, बट मैं इस बात का भाई गारंटी लेता हूँ कि भाई 50% अपनी क्लास से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को, 40 में से 20 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतने आया हूँ मैं हम चीजों को टच कर रहे हैं। इवन प्रीवियस ईयर आप अगर देखें, कुछ बच्चों से अगर आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली हम अपनी क्लास से 40 आउट ऑफ 31 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन अपनी क्लास से आए। समझ में आया भाई? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि कई सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए और नए रूप में बनाए भी गए। जैसे केरला से बिहार ट्रांसफर हुआ है, बिहार से केरला ट्रांसफर हुआ है। उसमें ही राजेंद्र विश्वनाथन AVR लेकर, जिन्होंने 23rd गवर्नर के रूप में यहाँ पर शपथ ली है तिरुवनंतपुरम। इनके अपॉइंटमेंट जो यहाँ पर केरला में पहले थे वो आरिफ मोहम्मद खान थे, जो कहाँ चले गए, बिहार चले गए, रिशफल हो गया। और आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट, उनको ओथ दिलाने का काम जो करते हैं वो CJI करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है 51st चीफ जस्टिस आ चुके हैं रिसेंटली, पहले 50 DY चूड़ थे। क्लियर है? तो 51st कौन से हैं? रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नवंबर में। यस और नो? अगली बात, उसी प्रकार से गवर्नर को भी ओथ यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं, ठीक है, समझो मेरी बात। CJHC, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। समझ में आया? तो अल्टीमेटली यहाँ पर पिनराई विजयन CM है केरला के, ये भी नहीं होंगे। द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये किसको ओथ दिलाते हैं? ये CJI को ओथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। समझ में आया? और ये रेसिप्रोकल है, उल्टा एक दूसरे को यहाँ पर जो है, हाँ संजय खन्ना सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो यहाँ पर कौन है? चीफ जस्टिस नितिन मधुकर जामदार। क्लियर हो गया आंसर? बोलो है ना? फॉर्मर भी दिलाएंगे क्योंकि ये बिहार चले गए, ठीक है। स्पीकर यहाँ पर AN शमशीर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने कोरिलेट कर दिए, सारे ऑप्शन से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी आपको। ये दोनों कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको ओथ हमारे प्रेसिडेंट दिलाएंगे, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस वर्सा हो जाएगा। समझ में आया? वैसे ही गवर्नर के केस में भी यहाँ पर CJHC, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नए नए अपॉइंटमेंट जो भी गवर्नर्स के हुए हैं और जो रीशफल हुए हैं उन पर जरा बात कर लेते हैं। पहले अनुसुईया उके थी मणिपुर की गवर्नर, अभी कौन बनाया गया? अजय कुमार भल्ला। केरला में यहाँ पर RV आर्लेकर, पहले कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। उन आरिफ मोहम्मद खान को भेज दिया गया कहाँ पर? बिहार। यहाँ पर देखो रीशफल दिखाई दे रहा है आपको, केरला, केरला वाले चले गए बिहार और बिहार वाले चले आए केरला। क्लियर है? उड़ीसा में हरि बाबू कंबापति नए बनाए गए हैं, रघुबर दास पहले थे। मिजोरम में PK सिन्हा, पहले कौन थे? हरि बाबू कंबापति। क्लियर है? देखो मैंने पुराना रिवीजन दिसंबर का भी करवा दिया आपको, सारा का सारा गवर्नर। अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर या फिर जो ओथ लिया हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो यही है, आप जितना रिवीजन से चीजों को लेके चलोगे ना उतना बेटर रहेगा। ये आपके सामने सारे सारे नए गवर्नर और ये री असाइनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो रिसेंटली यहाँ पर तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जिसकी लेंथ 77 मीटर्स है, 10 मीटर की ब्रिथ है, और 37 करोड़ में इसको बनाया, जो कि एक साइड से तिरुवल्लुवर स्टैचू को कनेक्ट करेगा और दूसरे साइड यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल को यहाँ पर क्या करेगा? टच करेगा, कनेक्ट करेगा कन्याकुमारी में। क्लियर है? बोलो है ना? तिरुवल्लुवर स्टैचू जो है उसको सिंबल ऑफ कल्चरल प्राइड यहाँ पर जो है तमिल कम्युनिटी के लिए स्टैंड किया जाता है, बताया। समझ में आया? तो दो आइकॉनिक लैंडमार्क को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है वाया इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी, जिसकी लेंथ 27 मीटर, लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और जिसको बनाया गया है यहाँ पर 37 करोड़ रुपीज में। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको देखने को मिलेगा।
ये त्रिवल्लुर यहाँ पर आपको देखने को मिल, और ये जो आपको है विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। क्लियर है, बोलो हाँ, है ना? ठीक है, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, जिसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 77 मीटर्स है, और ब्रेड्थ जो है वो 10 मीटर्स है, और आपका 37 करोड़ रुपीज में इसको बनाया गया। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग पहले डिस्कशन, ठीक है, ये सारी जानकारी आपके सामने। इतने फीट यहाँ पर दे दिया है, अनवेल किया गया था 2000। अच्छा, ये जो स्टैचू है ट्रेवलूर, वो उसकी उसकी लेंथ हाइट कितनी है वो भी यहाँ पर मैंने बता दी है, ये रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 133 फीट। 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, अनवेल किया गया था। स्टैचू का वेट 7,000 टन है। क्लियर, ये सारी सारी बातें आपको मैंने बता दी है। दोनों के दोनों आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात की जाए तो 500 मीटर की इसकी हाइट है, कन्याकुमारी की कोस्ट पे आपको देखने को मिलता है। 1970 में इसको यहाँ पर जो है बनाया गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, और यहीं पे ऐसा कहा जाता है कि तैर करके स्वामी विवेकानंद जी एक तरीके से मेडिटेशन करने के लिए इस रॉक पे यहाँ पर आए थे अपने टाइम पे। समझ में आया? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर जो है आफ्टर द इलेक्शन कैंपेन जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर गए थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा, आप अगर इलेक्शन न्यूज को कवर करते हो या फिर देख रहे होते हो, इंटरेस्ट होगा आपको इंडियन पॉलिटिक्स में। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, चाइना जो है अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में आया हुआ है। पहले तो ऑब्वियसली बात है, कोविड के बारे में चर्चा में था, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ह्यूमन मेटा निमोनिया, ठीक है, HMPV से चर्चा में है। पहले कोविड था, अलग बात है। तो इसने जो है कोविड 19 की यादें पूरी तरीके से ताजा कर दी, इन्वोकिंग द मेमोरीज ऑफ द कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इंडिया में अभी की डेट में अगर बात करोगे 7 तारीख को, ठीक है, कुल 6 या 7 नए पेशेंट्स आपको देखने को मिले हैं। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, है ना? ठीक है। और फिर 2 पेशेंट यहाँ पे भी आ गए, कोई बात नहीं। बस वही है, तो गज की दूरी है जरूरी, ठीक है। उस चीज मास्क वियर करो, ठीक है, और जितना हैंड कॉन्टैक्ट कम से कम कर रख सकते हो उतना कम से कम रखो। समझ में आया? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। समझ में आया? बस ये हमको ध्यान रखना। चलिए जरा सिम्टम्स पे देख लेते हैं। कोल्ड एंड फीवर, कफ, खांसी, रनिंग नोज, सॉर थ्रोट, गले में खराश, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथ एंड रैशेस भी आपको, ये नया एक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा रैशेस की फॉर्म में। समझ में आया? ये HMPV का देखने को मिलेगा, ये इसका वायरस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर एक आर्टिकल आया है कि श्रीनाथ रेड्डी सरकार ने कहा है कि HMPV इतना खतरनाक क्यों नहीं है, स्कैरी नहीं है, क्योंकि इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, बोलो हाँ, है ना? ठीक है, ये रिलेटेड HMPV की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो श्वास यहाँ पर वायरस रिलेटेड है, यहाँ पर निमोन परिवार को देखने को मिलता है, और HMPV यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 2001 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। 3 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कफ, रनिंग नोज, फीवर, ब्रेथ, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और हाई रिस्क पे ऑब्वियस सी बात है, जो एल्डरलीज हैं, जिनको ऑब्वियस सी बात है कोमॉर्बिडीज है, कोमॉर्बिड मतलब जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हार्ट डिजीज पेशेंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी डिजीज पेशेंट्स हो गए, कोमॉर्बिडीज जिनको है, संलग्न बीमारियां जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक है। क्लियर है? मास्क वियर करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बेस्ट रैंकिंग पे जसप्रीत बुमराह पहुंच चुके हैं, और अपने 15 साल के करियर में वर्स्ट परफॉर्मेंस में या वर्स्ट रैंकिंग में विराट कोहली। देखते हैं, चलिए ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अभी डिटेल में हम लोगों ने हेल्थ क्राइसिस जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री से यहाँ पे जो जारी की गई है वो यही जारी की गई है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते कैसे फैल सकता है ये सारी बातें। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बात कर रहा है हर घर लखपति और SBI पेट्रोल। ठीक है, SBI यहाँ पर 2 तरह की स्कीम रिसेंटली इनोवेटिव डिपॉजिट स्कीम लेके आया है। एक SBI पेट्रॉन जो कि एल्डरलीज के लिए है, और एक FD स्कीम, फिक्स डिपॉजिट स्कीम। क्लियर है? और हर घर लखपति एक RD स्कीम। RD में यहाँ पर क्या होगा, रिकरिंग डिपॉजिट होगा, हर महीने आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। तो मिनिमम यहाँ पर आप 2,500 रुपए जमा कर सकते हैं। हर घर लखपति योजना की एक पूर्ण यहाँ पर योजना है, जिसके अंदर आप आवर्ती जमा राशि जमा कर सकते हैं, मतलब आवर्त में रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ जमा कर सकते हैं। ग्राहक 1 लाख तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं, और 2,500 रुपए यहाँ पर हर महीने इसको जमा करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करना, अचीव करना, यहाँ पर इसका गोल है। दूसरा SBI के करंट CS चिट्टी चेयरपर्सन, उन्होंने कहा है कि RBI कमिटेड है
टुवर्ड्स बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर सुलभता से और लाभकारी एसबीआई की सेवाएं यहाँ पर प्रतिबद्ध है पहुंचाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि मंथली कितना डिपॉजिट होगा। समझ में आया क्वेश्चन? आई होप समझ में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं थोड़ा सा कि हर घर लखपति 1 लाख क्यूमुलेटिव अमाउंट सेव होगा यहाँ पे। 3 साल का टेन्योर है, इसको बढ़ा के 10 साल तक भी कर सकते हैं। जनरली आपको जो है 6.50% का से लेकर 6.75% का मिलेगा। सीनियर सिटीजन जो होंगे, जो पेट्रोन के अंदर कर रहे थे, याद आया क्या? उनको 7 से 7.72% तक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये आपकी बात है। 10 साल से ऊपर कोई भी यहाँ पर बच्चियां हैं, लेडीज हैं, तो यहाँ पर इस खाते में जुड़ सकते हैं 10 साल से ऊपर। क्लियर है? तो एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम एसबीआई के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के में यहाँ पर बात करोगे तो इंडिया में पहला बैंक कौन सा? 1770 में यहाँ पर इंडिया में पहला बैंक आया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पूरी कहानी के रूप में मैं आपको पूरा डिटेल के रूप में बैंकिंग अवेयरनेस क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है? 1770 पहले बैंक आया था। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हो तो भारत में प्रोविंशियल जो स्टेट थे, प्रांतीय क्षेत्र थे अंग्रेजों के टाइम पे, जैसे कि यहाँ पर आया था, यहाँ पर पहले बनाया था उन्होंने बंगाल प्रोविंस, फिर ये बॉम्बे प्रोविंस और ये मद्रास प्रोविंस, इसको एक्वायर किया था। अपनी एक तरीके से प्रेसिडेंसी यहाँ बना लिया था, प्रांतीय क्षेत्र बना लिया था ना अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर है? फिर उसके बाद में 1806 में पर बैंक ऑफ कोलकाता आया, जिसका नाम चेंज करके 1809 में चेंज कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। और यहाँ पर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, अब ये तो मुंबई नाम हो गया, पहले बॉम्बे नाम था। 1843 में पर बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर? ये प्रोविंशियल स्टेट में काम कर रहे थे अपने लेवल पे। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1921 में इन्हीं को सबको एक साथ मिला के बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद में वो काम सौंप दिया गया कि भैया आप सेंट्रलाइजेशन देखोगे, आप प्रिंटिंग करोगे, आप यहाँ पे लाइसेंस दोगे। लेकिन इसी बीच में 1935 में जब एसबीआई बना दिया गया, सॉरी आरबीआई बना दिया गया, तो इसका काम पूरे तरीके से छूट गया। ठीक है? ये एक नॉर्मल बैंक था। बाद में आज़ादी के बाद में 1955 में इसको बना दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिस्ट्री पता लग गई पूरी? बोलिए। आई होप पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो गई आपकी, यस और नो? तो इसको जरा अपन यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अंडरटेकिंग इसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। 1 जुलाई को हम बनाते हैं एसबीआई डे। तो मेरा क्वेश्चन है 1 जुलाई को और क्या बनाते हैं सर? जीएसटी डे बनाते हैं। ठीक है? एसबीआई डे बनाते हैं, पता है ना? बोलिए और क्या क्या बनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर बात करोगे तो नरीमन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अभी एसबीआई की बहुत सारी अच्छी बेहतरीन वैकेंसीज आई हुई है, तो जुड़िए। ठीक है? जीएस सजेशन से, जहाँ पर आपको पूरा गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू से लेकर मेंस से, डीए से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। दूसरी बात, जल्दी जल्दी फॉर्म भर दो, लेट ना हो जाए। ठीक है ना? लास्ट डेट में हम लोग जागते हैं एकदम से, अरे भाई एसबीआई का फॉर्म आया है, क्लर्क का फॉर्म आया, एओ का फॉर्म आया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लास्ट टाइम मत छोड़ना भाई, नेशनल डॉक्टर्स डे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर बात करें जाए नंबर ऑफ ब्रांचेस में, बात करें जाए कि अभी बढ़ चुकी है। ठीक है? नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। पुराने वाले डेटा को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है? ये अभी क्या है, 22,542 हो चुकी हैं। और एटीएम जो है वो आपको 63,580 देखने को मिले। क्लियर है? देखो, टाइप ऑफ बैंक होते हैं और टाइप ऑफ बैंकिंग भी होती है। ठीक है? ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है, समझो मेरी बात। जैसे सेंट्रल बैंक, आरबीआई, नेशनल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सब बैंक के प्रकार है। समझ में आया? जैसे आरबीआई इनको लाइसेंस देता है यूनिवर्सल बैंकिंग करने का, ठीक है, शैडो बैंकिंग करने का। जितने भी आपके एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो शैडो बैंकिंग करती हैं। क्लियर है? बैंकिंग के सभी तरीके के डाउट क्लियर किए जाते हैं बहुत डीप में बैंकिंग वाले क्लास में, जुड़िए। टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है? इसके अलावा विथ यू ऑल द वे, अ बैंक फॉर कॉमन मैन, ये सारी बातें आपको, बड़े बैंक के बड़े फायदे, ये सारे टैग्स देखने को मिले। ठीक है? उसके अलावा दिनेश कुमार खरा पहले थे, अभी के डेट में कौन है यहाँ पर? चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। क्लियर है? सीएफओ ये रिसेंटली बनाया गया पिछले साल, के आर कोडावंती, रमेश्वर राव कोडावंती। बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करता है एज अ बैंक, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज, अलॉट।
उसके अलावा अगर यहाँ पे देखो नेशनलाइजेशन का अलग एक चैप्टर पूरा मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर नेशनलाइजेशन पहले आपका 1980 में होता है, जिसमें कुल जो बैंक थे पहले आपके कितने थे भैया? 14 बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, जिनके पास में 50 करोड़ कुल जमा धनराशि थी, उनको ही कन्वर्ट किया गया था। जो पहले प्राइवेट बैंक थे उनको क्या किया गया था? सरकारी पब्लिक बैंकों में कन्वर्ट किया गया था। इसी को आप लोग जो है दूसरी भाषा में नेशनलाइजेशन बोल देते हो। अब इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दो, एक पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट कन्वर्ट किया जाए तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो समझ में आया? ठीक है, टोटल एसेट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स, सब्सिडरीज, ये सारी जानकारी आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं डिटेल में। हर लखपति ये डिटेल में आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल के बारे में बता दिया। 80 साल से ऊपर के यहाँ पर जो है एफडी के लिए अप्लाई कर सकते, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विद द बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, नोमरा ने रिसेंटली इंडिया की जीडीपी के फोरकास्ट को यहाँ पर किया है 2025 के लिए और डाउनग्रेड किया है। कितना भाई? पहले 6.9 बताया था कि जीडीपी ग्रोथ जो हमारी है वो कितनी रहेगी? जीडीपी, पहले तो ये पता होना चाहिए जीडीपी होता क्या है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने पैसों के गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती है ज्योग्राफिकल एरिया में एक साल में, एक फाइनेंशियल में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। समझ में आया? शुद्ध भाषा, हिंदी भाषा, सीधी भाषा। सही है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप जितने मुद्रा के, जितने पैसे के, एक पैसे के वैल्यू के, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। समझ में आया? करंटली टॉप 5 जीडीपी अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसए है, चाइना, देन जर्मनी, जापान, फर्स्ट पे इंडिया है और फिर यहाँ पर यूके आपको देखने को क्लियर है, बोला है ना? करंटली इंडिया की जीडीपी की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है? बैकग्राउंड में मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली आपकी। कोई बात है। अभी यहाँ पर नोमरा जो कि जापानीज यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, एसेट कंसल्ट इकोनॉमिक कंपनी है, यहाँ पर बात कर लो। 6.9% से घटाकर 6.7% किया। क्लियर है, बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है? 7%, पीडीबी ने 6.5%, वर्ल्ड बैंक ने 7%, आरबीआई ने 6.6% और नोमरा ने 6.7%। सारा डेटा आ गया एक साथ, बोलो हाँ या ना? इसी तरह के जो इंफोग्राफिक्स बनाने में जो समय जाता है, लेकिन इसमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी जब लास्ट टाइम क्वेश्चन उठा के देखोगे। बस आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन में ये इंफोग्राफिक्स आपको बहुत काम आने वाले लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको एडीबी 6.5, वर्ल्ड बैंक 7%, नोमरा 6.7%, आरबीआई 6.6% और आईएमएफ 7%। ये आपको पूरा डेटा देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईएमएफ ने कितना किया है, एडीबी ने कितना बताया है, वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है, प्रीवियस कितना था, आरबीआई का प्रीवियस कितना था, नोमरा का प्रीवियस कितना है, वो सारा डेटा आपके सामने। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये जो इन्फोग्राफिक्स है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम में रिवीजन करने पे। ठीक है, तो बस रिवीजन करिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेसिक से अगर जनरल अवेयरनेस, बेसिक से अपना जनरल साइंसेस, जनरल नॉलेज को कवर करना है, तो वो जीएस, जीएबी सब्जेक्ट से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्लियर? और बहुत सारे हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स, बहुत सारे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुविधा लिंका। सुविधा लिंका बेसिकली क्या है? सुविधा लिंका एक्चुअली ये बहुत पुराना 16th सेंचुरी का एक ट्रेडिशन है, जो कि बोस्नियन लव सॉन्ग से रिलेटेड, जिसको रिसेंटली यूनेस्को ने नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर घोषित किया। क्या घोषित किया यहाँ पर? यूनेस्को ने हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में राष्ट्रीय सूची में इसको मान्यता दी है। समझ में आया? 1600 यहाँ सॉरी 16th सेंचुरी की ये एक तरीके से लव सॉन्ग के आर्ट है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था और करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है? ठीक है? ये यहाँ पे इस तरह का म्यूज़िक होता है, ये आपको दिख रहा होगा साफ-साफ। चलिए, क्या नाम है इसका? स्वेदेलिंका बाल्कन ब्लूज़ कॉमन नेम इसका है, 16th सेंचुरी में इसको शुरू किया गया था। कल्चरल बात की जाए, साउथ साल्विक पोएट्री और ऑटोमन म्यूज़िक है इसके अंदर, जो कि इसकी थीम है लव, लॉन्गिंग, लॉस, ह्यूमन इमोशंस। ठीक है? ट्रेडिशनली इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो साज़ और लूटे। रिसेंटली इसको रिकॉग्निशन दिया गया है बाय द यूनेस्को नेशनल इन्वेंटरी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर। प्रॉपर थीम क्या है? प्रॉपर यूनेस्को ने इसको कैसे डेवलप किया है यहाँ पर और इसका इम्पैक्ट कल्चरल लेवल पे क्या पड़ेगा? क्लियर है फ्लो है ना? तो आप वीडियो को पॉज़ करके इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यही बात अगर मैं लॉन्ग वे में कहूँगा सर, इसको अगर मैं बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको डिटेल में और डेली जो हम लोग का टारगेट है यार, कि हम लोग जो है 12 से 15 क्वेश्चन टच करें मिनिमम विद डिटेल। एक क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन वन लाइनर कभी नहीं होता। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे कभी भी, मेरे क्वेश्चन जो भी होंगे आपको वन लाइनर नहीं होंगे। उस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको निकलती हुई नज़र आएँगी, पहली चीज़। दूसरा, ऑप्शंस भी ऐसे किए जाएँगे ताकि आप और चीज़ों से रिलेट कर सकें। पेरिस, फ्रांस, वेरी गुड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर। 2 अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आप, ठीक है? 2 तारीख से लेके 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है सांस्कृतिक महोत्सव। क्योंकि इसकी थीम होने वाली है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आई होप दिस मच बी क्लियर। क्योंकि स्टेट का फाउंडेशन डे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पर महोत्सव या उत्सव या कला से रिलेटेड स्तर के रूप में राज्य से रिलेटेड, ब्लॉक रिलेटेड, तहसील, जिला और अलग-अलग लेवल पर यहाँ पर प्रतियोगिताएँ कराई जाएँगी, जहाँ पर कॉम्पिटिशन कराए जाएँगे इन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक आर्ट्स इन सब सारी चीज़ों। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश के रिच हेरिटेज को यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। एआई जनरेटेड यहाँ पर ये इमेज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? यहाँ पर संस्कृति उत्सव 2 तारीख से लेकर आपका 26 जनवरी के मध्य हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ख़याल, ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, कजरी, कव्वाली, गीत, गज़ल, पैट्रियोटिक सॉन्ग ये इस बार की थीम होने वाले हैं। ये सब क्लासिकल यहाँ पर जो है और फ़ोक डांस के फ़ोक सॉन्ग्स के यहाँ पर जो है एक प्रतीक रूप में माने जाते हैं। क्लियर है? ये आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। फिर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बात करता है छत्तीसगढ़ रिसेंटली सिग्निफिकेंस यहाँ पे स्ट्राइड किया है एनवायरमेंटल इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ फर्स्ट इंडियन स्टेट अडॉप्ट द ग्रीन जीडीपी मॉडल। इसका मतलब क्या भाई? देखो अब यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो ऐसे ही नहीं किया जाएगा कि भैया बस डेवलपमेंट कर दो। उसका इकोनॉमिक कॉस्ट देखा जाएगा कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? अल्टीमेटली हम डेवलपमेंट तो कर दें लेकिन उसका एक रेपलिकेशन हम लोग को इन फ्यूचर देखने को ये मिले कि हमको एनवायरमेंटल लॉसेस हो, प्रॉब्लम हो हमको। समझ में आया? यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? लिंक द एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का पहला यहाँ पर स्टेट बनने वाला है छत्तीसगढ़। समझ में आया? और जो भूटान में आप देखते होंगे वहाँ पर जीडीपी नहीं है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जीएचआई। समझ में आया? उस तर्ज पे यहाँ पर एनवायरमेंट इंडेक्स आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ज़ूम करके ज़रा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है? मॉडल अडॉप्ट किया है कौन-सा है? ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? फिर यहाँ पर बात करी जाए लिंक एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी, सिग्निफिकेंट लोकल कम्युनिटी एंड सपोर्ट करना इको टूरिज्म को 44% कवरेज है किसका? छत्तीसगढ़ में। अभी रिसेंटली ही फॉरेस्ट कवर की भी रिपोर्ट आई थी, उसको भी रिवाइज़ करवाऊँगा मैं भी आपको, इसी क्वेश्चन में। ठीक है? यही है, पुराना कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है? आप बस क्लास करिए, आपको पुरानी चीज़ों में मैं रिवीजन करवा ले जाऊँगा। ठीक है? वैल्यूएशन, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा एलिमिनेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना। क्लियर? क्लीन एयर, मेजरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय ट्री, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को द्वारा बायोडायवर्सिटी को यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना के रूल को बैलेंस करना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? क्योंकि चाइना और ग्लोबल ट्रेंड भूटान की तरफ से चल रहा है, भूटान की तरफ से मैंने आपको बताया अभी क्या अभी? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। क्लियर है? अब ये हम लोग थोड़ा-सा जो है यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रिसेंटली जो है, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई। ज़रा देखते हैं, ज़रा ज़ूम करके अपन यहाँ पे। 2021 में बाइनियल सॉरी हाँ, हर 2 साल में यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है। टोटल फॉरेस्ट कवर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो पहले कितना था भाई? 8,25,911.14 किलोमीटर आपको उसके बाद देखने को मिलता है।
जो कि बढ़ के कितना हो गया है 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर अगर देखो तो वो भी अलग-अलग यहाँ पे बताया गया है। स्क्रब एरिया बताया गया है, चलो नॉन फॉरेस्ट एरिया बताया गया है। नेट इंक्रीज कितना हुआ है अगर आप देखोगे तो ये है 1,445.81 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा जहां पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो 684 किलोमीटर स्क्वायर के साथ छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में 559 के साथ में, उड़ीसा में 559 के साथ में और राजस्थान में 394 के साथ में। क्लियर है? स्क्वायर किलोमीटर। अभी रिसेंटली दिसंबर की रिपोर्ट है भाई, ठीक है? तो मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर बोलोगे संजय सर आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है? मध्य प्रदेश में माइनस में गया है भाई, 612.41 कम हुआ है फॉरेस्ट कवर। यही हाल झारखंड का, यही हाल आपका लद्दाख और आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है? इसको इत्मीनान से ज़ूम करके, इसको इत्मीनान से आप जो है देख सकते हैं, रोक के वीडियो आप इत्मीनान से देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप जीएस जीएवी संजय सर टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं धीरे-धीरे। अच्छा, ये पीडीएफ जो होती है मैं आपको वीकली डालता हूँ, ठीक है? ताकि एक बार आप वीडियो को एक बार निकालें, उसके बाद फिर पढ़ते रहें। समझ में आया? चलिए, अगली बात कर लूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो यहाँ पर क्या भाई, भारत पे अ प्रोमिनेंट फिनटेक कंपनी है, ठीक है, इंडिया में स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड। इसने अपना स्टेक पहले ही जमाया हुआ था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जो कि 49% था। उसको अब ये 25% कर रहा है, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा गाइड किया है भारत पे को कि यूनिटी बैंक में आप 10% 2029 तक अपने स्टेक को गिरा ले, कम कर ले। कहने का मतलब, भारत पे प्रोमिनेंट कंपनी है फिनटेक की, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट 49% कर रखा है किसके अंदर, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जो कि लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोलो है ना, 2022-21 में आया है। बोलिए, अब यहाँ पर क्या है, आरबीआई ने गाइड किया है भारत पे को कि आप 10% तक क्या करें, अपना स्टेक कम कर लें 2029 तक, जिसमें यहाँ पर भारत पे ने पहला कदम बढ़ा दिया है, जो कि अभी 25% के स्टेक्स को कम करा, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूएशन है वो है आपका 800 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 6,500 करोड़ रुपए का आपको देखने को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 10% पूरा डिटेल में आपको दिख रहा है, यस और नो? ये आपको कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा, कितना टारगेट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी ने इसको किया है, रोथशाइल्ड एंड कंपनी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको देखने को मिलती है, ज़ूम करके अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10% 25% यहाँ पर बिटवीन करना है यहाँ पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। आप इत्मीनान, बहुत जल्दी ही यहाँ पर न्यूज़पेपर के एनालिसिस भी आपके आने वाले हैं अपने चैनल पे। ये आपके सामने स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के सामने दिख रहा होगा, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए थे, उषा थोराट। कौन सी कमेटी? उषा थोराट कमेटी। और पेमेंट्स बैंक आए थे आपके नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, बोलो हाँ या ना? ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो फोकस एरिया होता है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को बैंकिंग एमिनेंट एक्टिविटीज से समृद्ध करना। समझ में आया? और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऐड करना, ताकि स्मॉल बिजनेसेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमई को यहाँ पर क्या फाइनेंशियल के अंदर जोड़ा जा सके, अनबैंक एरिया को बैंकिंग एरिया में पहुंचाया जा सके। पेमेंट बैंक की बात कर ली जाए, अदर बैंक की तरह नहीं है, इनको नैरो बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है, नैरो बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे डिफरेंशियल बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है। क्लियर है? इसीलिए नैरो बैंकिंग के साथ में पेमेंट बैंक कभी भी यहाँ पर आपको लोन देते हुए, एडवांस देते हुए नहीं दिखाई देता। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर पेमेंट्स बैंक तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एफडी बेच रहा है, या थर्ड पार्टी के लिए। समझ में आया? तो ये स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बट कभी भी लोन नहीं देंगे, इवन क्रेडिट कार्ड भी रिलीज नहीं करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन आया था अभी इंटरव्यू में आपका। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया में पहला स्मॉल फाइनेंस सॉरी पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। क्लियर है? उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आपके सामने 12 स्मॉल फाइनेंस देखने को मिलेंगे। पहला कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक,
एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और लेटेस्ट यूनिटी स्मॉल। आई होप चीजें क्लियर हुई आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 तारीख के करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। रिसेंटली ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, आपको पता होगा कि सर जो यहाँ पर फैज अहमद किदवई, ठीक है, इनको रिसेंटली डीजीसीए नियुक्त किया गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का डीजी, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। फिर ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है यहाँ पे, विक्रम देवदत्त सर को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब अभी ये जो है देवदत्त जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। और उनीश चावला मैं पहले ही शायद आपको बता चुका हूँ, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। और अरिजमुल हक इनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वक्फ बोर्ड ऑफ दिल्ली का चेयरपर्सन, दिल्ली वक्फ बोर्ड का यहाँ पर इनको जो है अजीमुल हक को यहाँ पर किया गया। क्लियर है, बोला है ना। विठल कुमार इनको नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का हेड। क्लियर है, बोलो है ना। सारे रिवाइज करा दिए, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था आपको एसओ चैम का, ठीक है, संजय नारायण, संजय नायर साहब, ठीक है, संजय नायर। और इसके पहले मैं आपको और भी बता चुका हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूआईडीआई, आधार रिलेटेड होता है, आपको पता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भूपेश कुमार, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, समझ में आ रहा, बोलो है ना। एनएचआरसी भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जस्टिस बनाए गए थे रिसेंटली, रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। तो सारे रिवीजन मैंने यहाँ पर जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है वो सारे आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। क्लियर है। अभी इसरो के चीफ भी चेंज हुए हैं यहाँ पर, पहले क्या थे, सोमनाथ थे, अभी रिसेंटली जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वी नारायणन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, बोलो है ना। ये सारे हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होने वाले हैं। एक मिनट, बी होना था, बी होना था, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, बी। क्योंकि जो विक्रम देवदत्त हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फोर्स में चले गए हैं और इनके स्थान पर यहाँ पर कौन आ गए हैं यहाँ पर,